हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे आपके पेपर मानव भूगोल के बारे में। आज की इस क्लास का जो अपना टॉपिक है वो है मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, मानव भूगोल का उद्देश्य एवं इसका विषय क्षेत्र। यानी सबसे पहले अपन कोई भी विषय के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो अपनी जो प्रायोरिटी होती है, सबसे फर्स्ट अपने लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है उसके बारे में अपने को जानना कि क्या उसका अर्थ है, क्या उसका उद्देश्य है, उस सब्जेक्ट को पढ़ाना या उस सब्जेक्ट का अध्ययन करना अपना क्या उद्देश्य है, क्या एम अपना रहता है, और इसका विषय क्षेत्र यानी इसका करिकुलम या अपन कहें अध्ययन क्षेत्र इसका क्या क्या रहता है। तो अपन मानव भूगोल के अर्थ में सबसे पहले अगर अपन अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल जो कि भूगोल की एक शाखा है, भूगोल की क्या है, एक शाखा है। प्राचीन समय में भूगोल का अध्ययन एक समग्र विषय के रूप में किया जाता था। यानी आज अपने सामने जो मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जो ये अलग अलग अपने सामने इसकी ब्रांचेज हैं, जो इसकी शाखाएं हैं, वो प्राचीन समय में नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य अपने आप को विकसित करता गया तो अपने विकास के साथ साथ उसने यह देखा कि संपूर्ण अध्ययन या एक समग्र अध्ययन को एक भूगोल विषय ना मान करके क्यों ना कि ऐसा किया जाए कि इसकी अलग अलग ब्रांचेस बना दी जाए। तो एक विकसित मनुष्य ने भूगोल को दो मुख्य शाखाओं में बांट दिया। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में बांट दिया। पहली जो शाखा थी वो थी भौतिक भूगोल और दूसरी जो शाखा थी वो थी मानव भूगोल। इन शाखाओं के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भौतिक भूगोल वह भूगोल की वह शाखा है या भौतिक भूगोल वह विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी को प्रभावित करने वाले इसके आंतरिक एवं बाह्य जात बलों के बारे में अध्ययन किया जाता है, या आप कहें कि अपने पृथ्वी के ऊपर निर्मित जो भी आकृतियां हैं, पहाड़, पठार, मैदान, इनकी जो क्रियाएं हैं, जो अपना वायुमंडल है, इसके जो संबंधी आपसी जो संबंध है, इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है? भौतिक भूगोल में किया जाता है। और मानव भूगोल जो कि भूगोल की ही एक प्रमुख दूसरी शाखा बना दी गई, इस मानव भूगोल के अंतर्गत इसका अर्थ या इसकी परिभाषा के बारे में अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से तो मैं आपको बता दूं कि मानव भूगोल का मुख्य आधार या इसका मुख्य बेस क्या है? स्वयं मनुष्य ही है। यानी एक मानव को लेकर के अध्ययन अगर किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत? मानव भूगोल के अंतर्गत। यानी जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जो तत्व थे, जो प्राकृतिक तत्व थे, उनसे जो निर्मित आकृतियां थी, उनके बारे में अध्ययन अगर अपन करते हैं भौतिक भूगोल के बारे में, तो मानव एवं मानव के द्वारा निर्मित जो आकृतियां हैं, जो भूदृश्य हैं, उनका अध्ययन किस में किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत। ये इसका क्या है? अर्थ है। सरल भाषा में अगर आप समझें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मानव भूगोल के पिता। आपके सामने क्वेश्चन भी आ सकता है, जो छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों में ऐसा पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, या कह सकते हैं कि मानव भूगोल के जन्मदाता या पिता तो कौन थे? जर्मन भूगोलवेत्ता। कौन थे? जर्मन भूगोलवेत्ता, यानी जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता माना जाता है। और इनकी एक पुस्तक भी थी, कौन सी? एंथ्रोपोजोग्राफी। इन बुक्स के नाम आप साथ साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके महाविद्यालय स्तर की भी एग्जाम के अंतर्गत छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनमें भी बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, या आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो क्वेश्चंस होते हैं उनका भी ये पैटर्न होता है, तो उसके अंतर्गत ये पूछा जा सकता है। तो फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक थी एंथ्रोपोजोग्राफी, और इन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत ही मानव भूगोल की यह परिभाषा भी दी थी कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। यानी मानव भूगोल के दृश्य यानी मानव भूगोल के जो टॉपिक्स हैं वो किससे संबंधित है?
अपने चारों ओर के वातावरण से ही संबंधित है, जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। यहाँ मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगी और आप हमेशा याद भी रखिए कि फ्रेडरिक रेटजेल जो थे वो क्या थे, प्रकृतिवादी थे। क्या थे? प्रकृतिवादी थे। यानी इन्होंने मानव भूगोल को जन्म दिया है, मानव भूगोल विषय को एक विषय के रूप में पहचान दिलाई है, लेकिन फिर भी ये मुख्य रोल मनुष्य का ना मान करके किसका मानते हैं, प्रकृति का मानते हैं। और इसी प्रकृति का मुख्य रोल मानते हुए इन्होंने यह परिभाषा दी कि मानव भूगोल के अंतर्गत जो इसके तथ्य हैं, या इन्होंने जो शब्द काम में लिया है दृश्य, यानी मानव भूगोल के जो दृश्य हैं वो किससे संबंधित है, वातावरण से संबंधित है। और ये वातावरण किससे बना हुआ है, भौतिक दशाओं से ही बना हुआ है। तो ये परिभाषा दी थी किसने, रेटजेल ने। इसके अलावा हमबोल्ट, भूगोलवेता थे हमबोल्ट, और इनकी पुस्तक थी कोसमोस। क्या थी, कोसमोस। हमबोल्ट ने भी मानव भूगोल के अर्थ को समझाते हुए अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत, कौन सी पुस्तक, कोसमोस के अंतर्गत क्या बताया या क्या स्पष्ट किया कि पृथ्वी तल के ऊपर जो निर्जीव और सजीव तत्व हैं, इट मीन्स यहाँ पे प्रकृति हो, जीव जंतु हो, ये सारे क्या हो गए, सजीव। और निर्जीव अगर देखें तो यहाँ का वातावरण, यहाँ की जो बने हुए भौतिक दृश्य हैं, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, इन सब का आपस में क्या है, एक संबंध है। ऐसा स्पष्ट किया कि इन्होंने, हमबोल्ट ने, और पुस्तक का नाम क्या था, कोसमोस। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कार्ल रिटर, कौन थे, कार्ल रिटर, और इनकी पुस्तक का नाम है अर्धकुंडे। पुस्तक का नाम क्या है, अर्धकुंडे। और कार्ल रिटर जी ने भी अपनी पुस्तक अर्धकुंडे के अंतर्गत मानव भूगोल के अर्थ को स्पष्ट करते हुए, या अपन कहेंगे कि समझाते हुए, इन्होंने कहा था कि इस भूमि पे रहने वाले जो निवासी हैं वो भूमि पे निर्भर हैं, और यह भूमि जो है वो किस पे निर्भर है, अपने निवासित लोगों के ऊपर निर्भर है। यानी यहाँ भी इन्होंने क्या किया, मानव और प्रकृति का आपस में क्या बताया है, संबंध स्पष्ट किया है। किसके द्वारा, कार्ल रिटर के द्वारा। यानी इन सब का अर्थ अगर अपन मुख्य रूप से समझें, एक समग्र अध्ययन के रूप में अगर अपन समझें, तो अपने को यह समझ आता है या ये स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल जो है वो इस पृथ्वी तल पे मनुष्य के द्वारा जो निर्मित तथ्य है, या आप कहें कि मनुष्य के द्वारा जो निर्मित दृश्य है, उन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ एक परिभाषा और इम्पोर्टेंट भी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी और अपने कॉलेज लेवल की परीक्षाओं के हिसाब से भी, कि कुमारी सैंपुल, हमेशा याद रखें, रेटजेल थे जर्मन भूगोलवेता और कुमारी सैंपुल थी अमेरिका भूगोलवेता। कौन थी, अमेरिकन भूगोलवेता। और रेटजेल की शिष्या थी, किसकी शिष्या थी, रेटजेल की शिष्या थी। और इन्होंने अपनी परिभाषा में यह कहा कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी, यानी अपन देखते हैं कि पृथ्वी क्या है, स्थिर नहीं है, इसमें हलचल होती रहती है, क्रियाएं होती रहती है। यानी पृथ्वी क्या है, एक जगह स्थिर ना होकर के गतिशील है। तो अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव का मतलब कि एक पृथ्वी अगर अस्थायी है तो इस पे रहने वाला मनुष्य भी क्या है, चंचल है। इट मीन्स वो कुछ ना कुछ क्रियाएं क्या करता रहता है। तो चंचल मानव पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी चंचल मानव के जो आपस के संबंध है, यानी यहाँ की जो अस्थायी पृथ्वी है और इस पे रहने वाला जो चंचल मानव है, उनके जो पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध है, उन सब का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल है। इस प्रकार मानव भूगोल की परिभाषाएं ये दो इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा फ्रेडरिक रेटजेल, कुमारी सैंपुल, इनके अलावा भी परिभाषाएं जैसे जीन ब्रून्स ने भी दी थी, हंटिंगटन ने भी दी थी, पीटर डेक्स ने भी दी थी। इन्होंने मानव भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं अपने शब्दों में दी थी। इसके प्रकार अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके उद्देश्य के बारे में, इसके बारे में उद्देश्य के बारे में, तो मानव भूगोल का उद्देश्य, मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, मानव भूगोल का उद्देश्य जो है वो सबसे पहले आप समझिए कि मानव पारिस्थितिकी अध्ययन ही नहीं है, मानव
पारिस्थितिकी अध्ययन, पारिस्थितिकी यानी केवल मानव पारिस्थितिकी अध्ययन ही नहीं है, जबकि मानव पारिस्थितिकी शब्द, मानव पारिस्थितिकी का मतलब है कि मनुष्य के बारे में अध्ययन करना। क्या है मानव पारिस्थितिकी? तो यहाँ है कि केवल मानव पारिस्थितिकी अध्ययन ही इसका उद्देश्य नहीं है, यानी अकेले एक मनुष्य के बारे में ही अध्ययन करना मानव भूगोल का उद्देश्य नहीं है, जबकि मानव भूगोल का उद्देश्य मनुष्य के बारे में तो अध्ययन करना ही है, साथ साथ इसके आसपास का जो प्राकृतिक वातावरण है उसके बारे में अध्ययन करना, उसका जो सामाजिक वातावरण है उसके बारे में अध्ययन करना, उसका जो सांस्कृतिक वातावरण है, उसका जो आर्थिक जो वातावरण है, उस सब के बारे में अध्ययन, और वो किसको लेकर के? मनुष्य की प्रगति और इसकी समृद्धि को लेकर के अध्ययन करना मानव भूगोल का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। यानी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, कि एक मनुष्य के बारे में अध्ययन करना ही नहीं है, इसके आसपास के संपूर्ण वातावरण के बारे में भी, और इस वातावरण के साथ समायोजन करते हुए इसने किस प्रकार अपने आप को प्रगतिशील बनाया है, किस प्रकार अपने आप को समृद्ध बनाया है, उसका अध्ययन करना मानव भूगोल का क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके विषय क्षेत्र के बारे में, यानी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, इसका करिकुलम या इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मानव भूगोल मुख्य रूप से किसके बारे में अध्ययन करता है? मानव के बारे में अध्ययन करता है। यानी सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इसका बेस या इसका आधार क्या है? मानव ही है। तो इस मानव के बारे में, इसके समाज के बारे में, मानव का जो एक वर्ग है उसके बारे में अध्ययन करना तो क्या है? मानव भूगोल का प्रमुख तथ्य या प्रमुख इसका विषय क्षेत्र है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य टॉपिक्स भी हैं, जैसे पहला है मानव वर्ग और समाज के बारे में अध्ययन, यानी स्वयं मनुष्य, उसका वर्ग बोले तो वो कौन से जाति समूह से बिलोंग करता है, उसका समाज क्या है, किस प्रकार का रहन सहन है, किस प्रकार की वो क्रियाएं करता है, उसके आसपास का संपूर्ण वातावरण जिसके साथ उसने क्या किया हुआ है? समायोजन किया हुआ है। इन सब के बारे में अध्ययन कौन करता है? मानव भूगोल। नेक्स्ट आता है जनसंख्या एवं उसकी विशेषताएं, यानी जनसंख्या, जनगणना जो होती है हर 10 साल के बाद, यानी अब से पहले अगर देखा जाए तो जनगणना कब हुई थी? जनगणना हुई थी 2011 में, और नेक्स्ट जनगणना स्टार्टिंग अभी 2020 अप्रैल से होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसके चरण को रोक दिया गया, और अभी इसके जो आंकड़े अपने सामने स्पष्ट होने हैं वो कब होने हैं? 2021 के अंतर्गत, यानी जब पहले 2011 में हुई तो नेक्स्ट जनगणना 2021। तो जनसंख्या टोटल कितनी है, उसकी विशेषताएं, यानी उनका क्या वितरण है, क्या घनत्व है, अगर घनत्व कम है या ज़्यादा है, कम है तो क्या कारण है, घनत्व ज़्यादा है तो क्या कारण है, क्या लिंगानुपात है, क्या लिंगानुपात के अलावा क्या वहाँ की शिक्षा के अंतर्गत क्या आंकड़े हैं, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक वातावरण के तथ्य एवं मानवीय समायोजन। प्राकृतिक वातावरण, मनुष्य जिस प्रकृति के अंदर रहता है, जो उसका प्राकृतिक वातावरण है, उसके प्रमुख तथ्य कि किस प्रकार का वातावरण है, एवं मानवीय समायोजन, और उस वातावरण के साथ मनुष्य ने किस प्रकार समायोजन किया हुआ है, और समायोजन करते हुए वो किस प्रकार अपनी क्रियाएं संपन्न करता है, उसका अध्ययन कौन करता है? स्वयं मानव भूगोल करता है। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक भूदृश्य। जिस प्रकार से मनुष्य जिस प्राकृतिक वातावरण में रहता है, उसी प्रकार से उसका सांस्कृतिक वातावरण भी क्या है, उसके बारे में अध्ययन, और इस सांस्कृतिक वातावरण के द्वारा मनुष्य ने किस प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का मतलब यहाँ है कि उसके क्या क्या रीति रिवाज है, क्या क्या उसने ऐसी संस्कृति का निर्माण किया है, उन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत। और नेक्स्ट आता है संसाधन उपभोग एवं संसाधन नियोजन, कि मनुष्य के द्वारा अपनी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अपनी पृथ्वी तल पे व्याप्त जो संसाधन है, संसाधन का मतलब कोई भी ऐसा साधन जो मनुष्य के काम आए, वो क्या कहलाता है? संसाधन।
तो उन संसाधनों का उपयोग या उपभोग मनुष्य किस प्रकार कर रहा है और किस प्रकार उनको नियोजन कर रहा है, किस प्रकार से उनकी प्लानिंग कर रहा है, उनका अध्ययन किसके अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत। और नेक्स्ट और लास्ट आता है वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास, यानी जिस वातावरण में मनुष्य रह रहा है उस वातावरण के तथ्यों, जो तथ्य या आप कहेंगे कि उसके जो फैक्ट्स हैं वो किस प्रकार से समय के साथ साथ बदलते गए और किस प्रकार मनुष्य ने अपने आप को विकसित किया, किस प्रकार वो एक समृद्ध मनुष्य के रूप में आज के इस समाज में खड़ा है, इन सब के बारे में अध्ययन कौन करता है, मानव भूगोल करता है। तो ये हुआ मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। आज के अपन ने इस क्लास के माध्यम से अपन ने अध्ययन किया मानव भूगोल का अर्थ, इसकी परिभाषा, और परिभाषा मैंने आपको बताया कुमारी सैंपल की परिभाषा क्या हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ध्यान भी चंचल मानव वाला शब्द परिभाषा में जरूर आपको मिलेगा और उसी से ही आप आइडेंटिफाई कर लेना कि चंचल मानव किसकी परिभाषा है, कुमारी सैंपल की परिभाषा है। इसके अलावा इन 2-4 बुक्स के नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा आज अपन ने अध्ययन किया मानव भूगोल के उद्देश्य के बारे में और देन इसके विषय क्षेत्र के बारे में। इस प्रकार मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मेरी तरफ से मैंने एक अच्छा सा सहयोग करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और यह क्लास आपके जीवन के लिए उपयोगी भी होगी। और आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।